हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जो क्लास 9th की है, स्पर्श बुक से ली गई है और पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। वैसे तो भारत की परंपरा ये रही है कि अतिथि देवो भव है, कि जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वो देवता के समान है, उनको उनकी तरह से पूजा जाता है। लेकिन अगर अतिथि रहते रहते तंग कर दें तो फिर उस समय इंसान के मन में क्या आता है कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम कब जाओगे अतिथि, अब चले जाओ। तो यही सारा कुछ, यही फीलिंग्स जो हैं वो इस पाठ में लेखक के द्वारा बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि जो अतिथि है, जो मेहमान है, उनके आने के 4 दिन हो गए। आने के बाद 4 दिन हो गए हैं। आज तुम्हारे आगमन आगमन मतलब आने के चतुर्थ दिवस, चौथे दिन पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, कि मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उमड़ रहा है, घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। तो जिस जगह पे तुम सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, निसंकोच बैठे हो, उसके सामने एक कैलेंडर है, उसे देखो। उसकी जो तारीखें हैं वो क्या कर रही हैं, अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती जा रही हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। अब जो घर का जो मेजबान है वो मेहमान को दिखा दिखा कर क्या कर रहा है, विगत मतलब पिछले 2 दिनों से तारीखें बदल रहा है, मतलब कैलेंडर के जो पेजेस होते हैं वो बदल रहा है, कि उसे समझ में आए, इशारा कर रहा है वो उसको बताने का कि या बहुत दिन हो गए, अब जाओ अब यहाँ से। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन। तो मतलब तुम्हारा आतिथ्य करते करते, मेहमान नवाजी करते करते आज चौथा और बहुत ही भारी दिन लग रहा है मुझे। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। पर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कहीं जाना चाह रहे हो, तुम्हारी मतलब संभावना नहीं लग रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब जो मेजबान है वो मेहमान को क्या कह रहा है कि मतलब बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति दिखाई गई है, मतलब बड़ा ही कटाक्ष करते हुए वो बोल रहा है कि जिस तरह लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने तुम मेरे घर पे रुक गए हो। अब तुम क्या करना चाहते हो, मेरे घर पे रुक कर क्या 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 रह गया तुम्हारा करना, तुमने क्या क्या कर लिया। तुमने अपने भारी भरकम जो चरण कमल है वो मेरी जमीन पर, मेरे घर पर आकर तुम टिक गए हो। फिर तुमने मेरे साथ एक निजी संबंध भी स्थापित कर लिया है, मतलब एक अतरंग, कि हाँ बहुत आत्मीय हो तुम, मेरे को बहुत अपनापन आपने दिखा दिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजीन चट्टान, मतलब तुमने ये भी 2-3 दिन में, जितने दिन भी 4 दिन में रहकर ये भी देख लिया कि हाँ मेरा स्टैंडर्ड क्या है, आर्थिक सीमाएं मेरी क्या है, मैं कितना खर्च उठा सकता हूँ। तो मेरी काफी मिट्टी खोद चुकी। काफी मिट्टी खोद चुकी का मतलब है कि जो तुम्हें जानना था और जो तुम्हें नहीं भी जानना था वो सब तुमने यहाँ रहकर सब देख लिया। मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में सब तुम जान चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अब तो तुम चले जाओ, क्योंकि यह सही समय है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये हाई टाइम है, मतलब मैं तुम्हारे से तंग आ चुका हूँ, अब तुम यहाँ से प्लीज जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारा पृथ्वी पृथ्वी मतलब जहाँ जिस जगह से तुम आए हो वो तुम्हें नहीं बुला रही कि तुम वापस आ जाओ? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। पर जब पहले दिन मेहमान आए तो मुझे कुछ अजीब सा तो लगा, मेरे मन में, मेरे दिल में अज्ञात आशंका तो हुई, और साथ ही साथ मेरा बटुआ बटुआ मतलब जो मेरे पैसे थे, जो मेरी जोड़ी हुई संपत्ति थी, वो भी कांप गई। मतलब यहाँ पे भी एक कटाक्ष कहा गया है कि किस तरह से उसे चिंता हुई कि वो
अब उसके पैसे खर्च होने ही होने हैं। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। कह रहा है ये सब मुझे पता था, पैसों का खर्चा भी होगा और तुम रुक भी सकते हो, ये सब जानते हुए भी मैंने तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे आवभगत में कोई कमी नहीं की। जब पहली बार तुम हमारे घर आए तो मैंने तुम्हें गले मिलकर तुम्हारा स्वागत किया, मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारे सम्मान में, तो तुम्हारे आदर में, ओ अतिथि, वो मेहमान, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब पहला दिन था तो होता है ना कि मेहमान आए तो उनको अच्छा सा खाना खिलाएं, तो उस समय, उस दिन, पहली रात जिस दिन तुम आए उस दिन हमने डिनर में, उच्च मध्यम वर्गीय डिनर में, उसको खाने को चेंज कर दिया। अच्छी अच्छी चीजें बनाई, पकवान बनाए, पनीर बनाया, ये बनाया, वो बनाया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तुम्हें याद ही होगा कि मैंने क्या क्या हमने उस दिन बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि जो हमने ये सब किया, कि तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाया, अच्छा सा सब कुछ किया, कि उसमें एक अंदर ही अंदर एक कोई उम्मीद थी। किस चीज की उम्मीद थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओ। तो उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया? कि उन्हें लगा कि एक दिन के लिए आए तो एक दिन तो इतना हम किसी के लिए कर ही सकते हैं, अगले दिन तो तुम किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी करा के अपने, हमारी अच्छी सी जो हमने तुम्हारी खातिरदारी की है उसकी छाप अपने दिल में रख के तुम यहाँ से चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे, और हमने मन में ये भी सोच लिया था कि हम तुम्हें कहेंगे कि यार रुक जाओ थोड़ा सा और रुक जाते, और तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। मतलब दूसरे दिन भी तुम जो मेहमान अपना अच्छी सी मुंह, फेस पे, चेहरे पे मुस्कान ले, तुम हमारे घर पे ही टिके रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। अब ये सोच के उम्मीद में कि शायद आज चले जाओगे और हम खुश, अपना फेस, हमने अपनी खुशी दिखाते रहे और पीड़ा अंदर से पीते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। अब पहले दिन जो हमने तुम्हें स्वागत किया, तुम्हारा सत्कार दिया तुम्हें, और हमने तुम्हारी उम्मीदें इतनी बढ़ा दी थी कि वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। मतलब अगले दिन खाना जो था, जो लंच था, वो भी अच्छा कराया क्योंकि पहले दिन अच्छा खाना बनाया था, और रात को फिर हम तुम्हें फिल्म दिखाने लगे। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है। मतलब जितना हम कर सकते थे, हमारे आदर सत्कार का ये आखिरी किनारा है। मतलब आखिरी वो चीज है जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। और तुम्हारे लिए क्या, इससे आगे तो हमने कभी किसी के लिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी जेब भी इतनी अलाउ नहीं करती थी। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। अब फिल्म भी दिखा दी, सब कुछ कर दिया, तो अब हमें उम्मीद थी कि इसके बाद तो क्या होगा कि भावभीनी विदाई, मतलब इमोशनल होकर हम तुम्हारे को विदा करने जाएंगे। लेकिन और जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात अप्रत्याशित मतलब कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ तुम कह सकते हो। मैं कहाँ मन में उम्मीद बिठा के बैठा कि तुम आज चले जाओगे, लेकिन तुमने ऊपर से एक और झटका कह दिया कि मेरे को अपने कपड़े धुलवाने, धोबी को मैं कपड़े देना चाहता हूँ। और इसकी चोट मार्मिक थी। अब ये तो मेरे से सहा नहीं जा रहा था। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक क्यों रबड़ की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। सामीप्य की बेला मतलब कि जो तुमने नजदीकियां दिखाई और जो वो समय था तुम्हारे समीप रहने का, वो इतना ज्यादा रबड़ की तरह खींच जाएगा कि तुम जाने का नाम ही नहीं लोगे, इसका तो मुझे अंदाजा भी न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। कहा हमने पाठ के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भारत में ये परंपरा रही है कि क्या कहा जाता है कि अतिथि देवता के समान होते हैं। तो अब उसे अंदर से क्या लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव के साथ साथ
थोड़े अंशों में, मतलब थोड़ा बहुत वो राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अब यहाँ पर उसने अपना सारा एक्सप्लेन किया है कि जब पहले उसकी पत्नी की आंखें इतनी बड़ी होती थी तो उनको देखकर वो इतना खुश हो गया था कि उसने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर मीन्स उनसे शादी कर ली थी। उनकी सुंदरता पर वो मर मिटे थे। लेकिन अब जब वो उनकी आंखें बड़ी होती हैं तो उनका मन छोटा होने लगता है। उनका मतलब लेखक का मन छोटा होने लगता है, क्योंकि वो जो आंखें बड़ी होती हैं वो किसी डर से बड़ी होती हैं। और वो डर क्या था अभी उनकी पत्नी के मन में कि क्या अतिथि अभी और दिन ठहरेंगे जो अपने कपड़े वो धुलने के लिए दे रहे हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। अभी वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या हो चुका और फिर भी अतिथि वहीं पर थे और वो जा नहीं रहे थे। उनके लॉन्ड्री पर जब कपड़े दिए थे वो भी वापस आ गए धुल के। जो उनके लेटने पर जो चादर उन्होंने बिछाई हुई थी वो सलवटें पड़ी वो बदल दी, फिर भी वो वहीं पर है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। होता है ना ऐसे कि जो तुम इंसान को जिसे नहीं देखना चाहते और वो तुम्हारे सामने ही रहे तो तुम्हें क्या होता है, पहले अगर जब स्टार्टिंग में आता है तो तुम्हें दिखाने के लिए हंसना भी पड़ता है, सब कुछ करते हो, प्यार से करते हो, मतलब जब तक तुम्हारा मन होता है तब तक तुम बहुत अच्छे से करते हो। लेकिन जब वही चीज जबरदस्ती करनी पड़े तो धीरे धीरे क्या होता है, वो फिर चीज बुरी लगने लग जाती है। तो लेखक क्या कह रहा है, जो तुम्हारे आने पर मुस्कुराहट थी, हम हंसे थे, हमने मुस्कुराकर स्वागत किया था, अब तुम्हें देखकर वो मुस्कुराहट धीरे धीरे क्या हो रही है, फीकी पड़ गई और अब तो बिल्कुल गायब ही हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। कि इस कमरे में बैठते थे, जब हम बातें करते थे तो बहुत जोर जोर से हंसते थे, खुश होते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें बड़ी अटपटी लग रही है, बेमायना लग रही है और अब वहां पर इस कमरे में कोई भी चीज ऐसी खुशी वाली दिखाई नहीं देती। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। कि 3 दिन 4 दिन इतनी बातें की कि अब तो बात करने को भी कुछ रह नहीं गया और सेंटर में आकर क्या है, खामोशी ही है, चारों तरफ खामोशी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, मतलब किससे उनका वर्णन किया है बातों का, गेंद से। कि जो गेंद है, जो हम बातें कर रहे थे, मैंने बात की, गेंद तुम्हारी तरफ फेंकी, तुमने जवाब दिया, वो गेंद मेरी तरफ आई। लेकिन अब क्या हो रहा था, ना तो तुम उस गेंद पे कोई भी एफर्ट्स डाल रहे थे ना मैं डाल रहा था, और वो गेंद क्या थी, मतलब वहां पर क्या थी, एक तरह से बिल्कुल शांति थी, चुप्पी थी। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। कहते कितनी बातें करेंगे, कितने दिन हो गए, हमने कितनी बातें की और उन चर्चा के विषय भी अब खत्म हो गए। चुक गए मीन्स खत्म हो गए। किन किन बातों पे उन्होंने चर्चा की इन 4 दिनों में, कि परिवार, अपने परिवार की बात कर ली, उसके परिवार की, बच्चों की बात कर ली, नौकरी के बारे में कर ली, फिल्म किसको क्या पसंद है, कौन सी देखी, राजनीति में आजकल क्या चल रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, किसका तबादला कहाँ हुआ, पुराने दोस्त कहाँ रहते हैं, कब मिले, किससे मिले, परिवार नियोजन के बारे में, महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्या होना चाहिए, साहित्य लिटरेचर के बारे में। और जब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचा तो यहाँ तक कि हमने जो हम अपनी पुरानी प्रेमिकाओं को आंख मार मार के बुलाते थे या जो भी करते थे उसका भी जिक्र कर लिया और अब कोई भी विषय बाकी नहीं बचा, इसलिए सिर्फ चारों तरफ एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है।
सौहार्द क्या होता है? एक अंदर प्रेम की भावना होना, आपस में एक समीकरण बैठा हुआ होना, लेकिन अब वो शने शने मतलब धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित होता है, चेंज हो रहा है कि अब वो जो चीजें अच्छी लग रही थी पहले, अब वो बोरियत में बदल रही हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। भावनाएं मतलब जो हमारे अंदर से अतिथि के लिए भावनाएं आ रही थी कि हमें ये करना है, इनको ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब वो जब नहीं जा रहा तो अब वही भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब अब मन से वो भावना गाली के रूप में आ रही है कि क्यों नहीं जा रहा, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गुण से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। कहता मैं और मेरा परिवार, सपरिवार मतलब परिवार सहित, मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी कौन सी गोंद है जो हमें दिख नहीं रही और तुम यहीं चिपक के बैठ गए उस गोंद से। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? मन में, सभी के मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तब बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब कह रहे हैं कि जब जा ही नहीं रहे तो क्या करें, कितने दिन आओ भगत करें। तो जब पत्नी ने पूछा कितने दिन टिकेंगे, मैंने बोला पता नहीं। तो पत्नी बोली कि बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, तो ऐसा करती हूँ, आज तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और जो सत्कार की ऊष्मा मतलब जो पहले दिन उन्होंने उच्च मध्यम वर्गीय डिनर में खाना परोसा था, उसकी जो ऊष्मा आप कहाँ पर आ गई थी, डिनर से चल के खिचड़ी पर आ गई थी। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। वो कहते हैं अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि हमने तुम्हें डिनर से खिचड़ी पर ले आए हैं और तुम अभी भी अपने बिस्तर को गोल करके यहाँ से नहीं जा रहे हो, तो हमें फिर एंड में हम क्या करेंगे, व्रत ही रख लेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। कहता है कि अब जो वो संबंध था ना, एक जो प्यार वाला आ रहा था कि हाँ भाई एक अतिथि आया है, ऐसे करना है वैसे करना है, अब वो मुझे क्या लग रहा है कि संक्रमण हो गया। हमारे जो रिश्ता है, मेरा और तुम्हारा जो संबंध है, उसमें एक संक्रमण हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गई। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। कहता है ये बहुत ही हाई टाइम है, बिल्कुल लास्ट पल है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब तुम चले जाओ ना। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। अब यहाँ पे आ गया इस पाठ का संदेश कि हमेशा अपने घर को ही स्वीट होम क्यों कहा गया है और हमें अपने घर में ही क्यों रहना चाहिए। रहने को सभी दूसरों के घर में रह सकते हैं, पर नहीं रहा जा सकता। घर की इम्पोर्टेंस इसीलिए बताई गई, इसी के कारण उसके बारे में इतनी बातें करी गई हैं, गाने गाए गए हैं कि और होम को स्वीट होम भी बोला गया। क्यों? ताकि हम दूसरे के घर जाके उसके होम की स्वीटनेस को खत्म ना कर दें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, वो चाह रहा है कि किसी तरह से जल्दी से यहाँ से चला जाए। तो वो मन में सोच रहा है कि ठीक है मैं शराफत से काम ले रहा हूँ, लेकिन क्या मालूम किस समय मेरे मुंह से गेट आउट निकल जाए, जो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं तुम्हें बोलूं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि जिस सुबह तुम कल उठोगे यहाँ पे, तो वो जो सूरज की किरण है, परिचित किरण मतलब कि 5 दिन हो गए तुम्हें हमारे घर में रहते हुए, और वो 5वां दिन होगा कि सूरज की किरण भी तुम्हारे से परिचित हो गई कि हाँ वो ये वही इंसान है जो 4 दिन से यहाँ पे सो रहा है, और तुम अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करोगे, मतलब सारे में तुम्हारे खर्राटों की आवाजें गूंजेंगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। अब वो अभी भी उसी को उम्मीद है कि जैसे ही सूरज की किरण तुम्हें छुएगी, तुम्हारा माथा चूमेगी, मतलब सुबह होगी, तुम्हें पता चलेगा कि सुबह हो गई है, तो तुम अपने घर लौटने का सम्मानपूर्ण, अपने आप अपने रिस्पेक्ट को बचाए हुए तुम खुद ही फैसला ले लोगे कि हाँ मुझे अब अपने घर जाना है।
मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, कि अब मेरे सब्र की सीमा खत्म हो गई है और वो कल जो सुबह आने वाली है वो मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह हो गई। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर वो सारी मतलब इतने अच्छे से पाठ में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, सारी भावनाओं को इतने अच्छे से हास्यास्पद रूप में, कभी कटाक्ष के रूप में, कभी किसी तरह से उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किसी तरह सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ भाई, तुमने किसी के घर जाकर कितने दिन रहना है और कितने दिन के बाद तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए। और फिर उसके लिए वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, अतिथि को कहते हैं कि वो देवता है, पर मैं तो एक मनुष्य हूँ और देवता और मनुष्य तो एक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम देवता हो तो तुम दर्शन दे दिए तुमने, अब तुम चले जाओ, तभी तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। या मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। ये ना हो कि इस मनुष्य से कोई अपने मनुष्य वाली गलती हो जाए, इससे पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अब परेशान होके उसके मुंह से निकलता है उफ, अब तो तुम चले जाओ, कब जाओगे अतिथि। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इससे पहले कि हम वीडियो को खत्म करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।